तो गुरुत्व के अधीन जितने भी बिंदुवार पॉइंट है उसका अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है ग्रहों के गति। सूर्य के चारों ओर कुछ पिंड अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं जिन्हें ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते पिंडों को उस ग्रह का उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का एक तथा मंगल के 2 उपग्रह हैं और शनि के सबसे सर्वाधिक 82 उपग्रह हैं और बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं। यानी पृथ्वी के 1 उपग्रह, मंगल का 2 उपग्रह, शनि का सबसे ज्यादा है जो 82 उपग्रह है और इसके बाद बृहस्पति का 79 उपग्रह है। ये फर्स्ट पॉइंट से। नेक्स्ट है ग्रहों के गति संबंधी केपलर के नियम। तो ग्रह के संबंधित केपलर के नियम क्या है? जर्मन खगोलशास्त्री जोहानस केपलर ने सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियम दिए। जोहानस केपलर ने सूर्य से संबंधित कितने नियम दिए? 3 नियम। प्रथम नियम क्या है? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। सूर्य कक्षाओं में एक फोकस पर होता है। पहला नियम क्या है? सभी ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में क्या करता है? परिक्रमण करता है और सूर्य कक्षाओं पर फोकस होता है। फोकस मेन सेंटर में सूर्य के कक्षा पे होता है। क्लियर है? द्वितीय गति नियम क्या है? द्वितीय गति नियम है सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। क्लियर है? नेक्स्ट, द्वितीय नियम यह स्पष्ट करता है जब ग्रह सूर्य से दूरस्थ हो, जब ग्रह सूर्य से दूरस्थ हो तो उसकी चाल न्यूनतम प्रतीत होती है और जब सूर्य के समीप हो यानी सूर्य के नजदीक होता है तो उसका चाल अधिक होता है। यानी सूर्य के जितना नजदीक होगा इसका चाल सबसे अधिक होगा और जितना सूर्य से दूरी पर होगा उसका चाल जो होगा उतना ही कम होगा। क्लियर है? थर्ड नियम केपलर द्वारा थर्ड नियम, किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसके दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का मत था कि इस विश्व में प्रत्येक पिंड प्रत्येक दूसरे पिंड को एक बल द्वारा अपनी ओर आकर्षित करता है और इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऐसे भी गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया कौन था? तो न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिया था? तो ये न्यूटन का दिया हुआ था। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिया था? तो न्यूटन। तो न्यूटन क्या बोला कि विश्व में प्रत्येक पिंड जो है दूसरे पिंड को एक बल द्वारा आकर्षित करने का काम करता है। कोई भी एक पिंड है, 2 पिंड, वो एक दूसरे को खींचने का काम करता है। इसी को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। क्लियर है? 2 पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी वर्ग के वर्गा व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्रव्यमान के गुणनफल का क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। लेकिन उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गणितीय रूप में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है।
यदि दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 है m2 है एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो, बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल क्या होगा, F एक्सपोनेंशियल टू m1 इंटू m2 बटा r। F क्या होता है, m1 इंटू m2 और बटा r स्क्वायर। क्लियर है। अभी जस्ट हम पढ़े थे कि दो पिंड के बीच लगने वाला बल, दो पिंड में एक m है और एक m2 है। दो पिंड कौन हो गया, m और m2, इसका गुणनफल तो गुणनफल हो गया, के अनुक्रमानुपाती होता है, इसका अनुक्रमानुपाती है। लेकिन उनके बीच के दूरी का वर्ग का, उनके बीच की दूरी मान लो कि m1 और m2 के बीच की दूरी r है, तो r का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r, और इसका क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब r स्क्वायर, तो इसका आ गया नीचे r स्क्वायर में। क्लियर है। इसलिए F इक्वल टू G m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर, जहां पे G क्या है, G एक स्थिरांक है, मैंने कांस्टेंट वैल्यू का काम करेगा। जो G का मान यहाँ 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर तय किया गया है। नेक्स्ट है गुरुत्व एवं पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्व तथा पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। स्पष्ट है कि गुरुत्व गुरुत्वाकर्षण का एक विशिष्ट उदाहरण है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से फेंकी या छोड़ी जाती है तो वह पृथ्वी के गुरुत्व के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है तथा उसके गिरने का वेग बराबर बढ़ता रहता है, अतः उसकी गति में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इसी त्वरण को पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे g से प्रदर्शित करते हैं, g मतलब स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बहुत बार पूछा जाता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। तो इसके मतलब हम लोग क्या समझे कि गुरुत्व एक क्या है, आकर्षण बल है, आकर्षण बल है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो कोई अर्थ जो है, अर्थ कोई भी वस्तु को अपने ओर खींचने का काम करती है। गुरुत्व गुरुत्वाकर्षण का एक विशिष्ट उदाहरण है। कोई वस्तु मुक्त रूप से फेंकी या छोड़ी जाती है। जब कोई हम किसी वस्तु को, अब कोई भी वस्तु को ऊपर से अगर इसको हम छोड़ेंगे तो ये पृथ्वी के गुरुत्व के कारण पृथ्वी की ओर नीचे की ओर आने लगती है और पृथ्वी पर गिर जाती है, अतः उसकी गति में त्वरण उत्पन्न हो जाती है। त्वरण होगा, इसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो इसी को क्या कहेंगे, त्वरण। इस त्वरण को पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं। और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस तय किया गिरने में, ये जो होगा, जो त्वरण उत्पन्न करेगा, इसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और इसको स्मॉल g से डिनोट करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, स्मॉल g तथा कैपिटल G में संबंध है। स्मॉल g एवं कैपिटल G में क्या संबंध है। स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M E स्मॉल e बटा R E स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल G क्या है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का काम कर रहा है, और ME क्या है, यहाँ पे पृथ्वी का द्रव्यमान शो करेगा, और RE क्या है, पृथ्वी के रेडियस यानी त्रिज्या का काम करेगा। क्लियर है। और स्मॉल g का काम क्या है, स्मॉल g का संबंध यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण से है। क्लियर है। तो यानी गुरुत्वीय त्वरण इक्वल टू गुरुत्वीय स्थिरांक इंटू पृथ्वी का द्रव्यमान बटा पृथ्वी के त्रिज्या का होल स्क्वायर।
इससे हम यही समझें। नेक्स्ट है, स्पष्ट है कि जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, अतः यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तुएं मुक्त रूप से वायु की अनुपस्थिति में ऊपर से गिराई जाए तो उनमें समान त्वरण उत्पन्न होगा। यदि वह एक ही ऊंचाई से गिराई गई है तो एक साथ ही पृथ्वी पर पहुंचेगी। हालांकि वायु की उपस्थिति में उत्प्लावन प्रभाव श्यानन कर्षण के कारण वस्तुओं के त्वरण भिन्न भिन्न होंगे। इस दशा में भारी वस्तु पृथ्वी पर पहले गिरेगी, यानी भारी वस्तु होगा जो पृथ्वी पर पहले गिरेगी, और पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी तल पर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होगा। ये तो समझ ही चुके हैं। पृथ्वी तल से ऊपर अथवा नीचे जाने पर भी जी के मान में परिवर्तन होता है। पृथ्वी तल पर जी का मान विषुवत रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। पृथ्वी तल पर जी का मान सबसे ज्यादा कहाँ होता है और कहाँ कम होता है। तो पृथ्वी जी का मान जो है ये पृथ्वी के ये ध्रुव हो जाते हैं, और ये विषुवत रेखा है, इक्वेटर लाइन जिसको वो कहते हैं। यहाँ पर जो है जी का मान पृथ्वी तल पर जी का मान विषुवत रेखा पर सबसे कम, यानी यहाँ पर अगर कोई वस्तु को हम रखते हैं तो इसका मान जो होगा वो कम होगा। लेकिन इसी वस्तु का अगर यहाँ हम रखेंगे, ये ध्रुव है, इसको ध्रुव कहते हैं, ये दोनों यहाँ पे रखेंगे तो इसका मान सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है। उपग्रह की कक्षीय चाल। उपग्रह की कक्षीय चाल, जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करता है, जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में राउंड राउंड परिक्रमण करता है तो उस पर एक अभिकेंद्रीय बल काम करता है। अभिकेंद्रीय बल काम करता है मतलब कि ये जो बल अंदर की ओर जो बल लग रहा है, यह बल पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यह बल क्या होता है? पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक, प्लायन वेग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड किया, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लायन वेग समानता यदि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह पिंड कुछ ऊंचाई तक जाकर के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस लौट जाता है। लेकिन प्लायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है, पृथ्वी पर कहीं वापस नहीं आता है। प्लायन वेग से फेंकने के लिए पिंड को दी गई गतिज ऊर्जा प्लायन ऊर्जा कहलाती है। जैसे आप पृथ्वी पर से अगर हम कोई वस्तु को हम फेंकते हैं ऊपर की ओर, तो कोई वस्तु अगर कितना के स्पीड से तक फेंकेंगे तो वो पृथ्वी पर वापस लौट के आ जाएगा, कितना स्पीड से अगर फेंकेंगे तो वो एक जो गुरुत्वीय त्वरण का एक जो एरिया है, लिमिट, उसको पार करने के बाद वो वापस नहीं आएगा। तो इसका कहने का मतलब यही है। और जिस गति से अगर फेंकते हैं और अगर वो वस्तु अगर वापस नहीं लौट के आता है, यानी ऊपर ही रह जाता है अंतरिक्ष में, तो उसको क्या कहेंगे? पलायन ऊर्जा कहेंगे, जो लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के से अगर हम फेंकते हैं कोई वस्तु को पृथ्वी से, तो वो वापस लौट के नहीं आएगा। और अगर हम कोई वस्तु है उसको 10 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकते हैं, कई बार क्वेश्चन देकर के कंफ्यूज करने का काम करता है। क्वेश्चन देगा पृथ्वी से किसी को वस्तु को 10 किलोमीटर पर सेकंड के से फेंका जाता है तो उसका वो पृथ्वी पर आकर गिरेगा या नहीं गिरेगा। तो वो 10 किलोमीटर प्रति सेकंड से अगर फेंकेंगे तो वो पृथ्वी पर आकर के गिर जाएगा। लेकिन वही वस्तु को अगर
2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकेंगे या इससे ज़्यादा से फेंकेंगे, मान लो कोई वस्तु को हम 15 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकते हैं, तो क्या ये वस्तु पृथ्वी पर, इसका पृथ्वी पर आने की स्थिति क्या होगा? तो कभी भी पृथ्वी पर लौट करके नहीं आएगा। तो यहाँ से कहने का मतलब यही है। और जो इस गति से फेंकी गई ऊर्जा को क्या क्या बोलते हैं? पलायन ऊर्जा बोलते हैं। क्या हो? पलायन ऊर्जा। तो यहाँ से पृथ्वी का द्रव्यमान एमी है, पृथ्वी का त्रिज्या आर और पलायन वेग बराबर पूछेगा, तो पलायन वेग को वी ई से डिनोट किया है, वी ई से, इक्वल टू √2g बटा आर ई, 2g बटा आर ई, जहाँ पे g क्या है? g एक गुरुत्वीय स्थिरांक है, एमी द्रव्यमान है, आर ई पृथ्वी का त्रिज्या है, और ये जो है पलायन वेग है। क्लियर है? g गुरुत्वीय स्थिरांक है, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर, पलायन वेग का पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, गुरुत्वीय त्वरण g है। तो अगर स्मॉल g इक्वल टू हो जाएगा तो कैपिटल G एमी बटा आर ई का स्क्वायर। क्लियर है? जी एम ई बराबर स्मॉल जी आर ई स्क्वायर, जी एम ई बराबर, यहाँ से अगर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा ये मिल जाएगा हमको। इस प्रकार v बराबर 2g इंटू आर ई स्क्वायर बटा आर ई का अंडर रूट, इसलिए यहाँ से क्या मिला हमें? √2g इंटू आर ई, √2g इंटू आर ई, 2g इंटू आर ई। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? 9.8 इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी की त्रिज्या क्या होता है? 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6, 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर मान रखने पर हमें आता है क्या? 11.2 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकंड मिलेगा, या हम कह सकते हैं कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इसका आंसर। तो 11.2 हर बार पूछा जाता है कि किसी वस्तु को पृथ्वी से किस स्पीड से फेंकें कि वो वापस लौट करके नहीं आएगा, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है क्या? कक्षीय चाल एवं पलायन वेग में क्या संबंध है? कक्षीय चाल और पलायन वेग में संबंध को देखेंगे। पृथ्वी के समीप किसी उपग्रह की कक्षीय चाल v0 तथा पृथ्वी तल से फेंकी गई वस्तु का पलायन वेग v हो, तो v इक्वल टू √2 vo, जहां vo अभी जस्ट पढ़े कक्षीय चाल है और v क्या है? पलायन वेग है। अगर कक्षीय चाल अगर दे देगा, पूछ देगा कि पलायन वेग क्या होगा, कक्षीय चाल दे करके पलायन वेग अगर हमें उससे पूछेगा तो हम √2 से सिर्फ कक्षीय चाल को गुना कर देंगे, कक्षीय चाल में इंटू √2 लगा दो, हमको मिल जाएगा पलायन वेग। स्पष्ट है, यदि पृथ्वी के समीप चक्कर काटते किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किसी कारणवश बढ़कर √2 गुनी हो जाए तो वह अपनी ग्रह कक्षा को छोड़कर पलायन कर ले जाएगा। सरल आवर्त गति, जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति में दोनों सरल रेखा के दोलन गति करता है, उस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। स्प्रिंग से लटके किसी पिंड का दोलन, किसी सरल लोलक का दोलन आदि सरल आवर्त गति के उदाहरण है। क्लियर है? तो अब इसको समझेंगे ध्यान से। नेक्स्ट है सरल लोलक। सरल लोलक क्या होता है? इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो खासकर इस घड़ी को रिलेट किया जाता है, और घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। तो सरल लोलक को समझेंगे कि यदि लंबाई में न बढ़ने वाली एंठन रहित भार डोरी के एक सिरे पर पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म किंतु भारी कण को लटकाकर डोरी के दूसरे सिरों को घर्षण रहित दृढ़ आधार से बांध दे, तो इस प्रकार बना हुआ निकाय सरल लोलक कहलाता है। प्रयोगशाला में धातु के किसी ठोस गोले को एक हल्के और पतले धागे से बांधकर दृढ़ आधार से लटका दें, यही व्यवहारिक सरल और लोलक है। आप लोग देखते होंगे कई बार जो दीवार में जो घड़ी हम लोग देखते हैं, उस घड़ी में एक लोलक का काम करता है, जो वो घूमता रहता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे 12, 1, 3, 6, 9, और यहाँ पे यही जो है वो लोलक का काम करता है।
वो कभी कभी अलार्म क्रिएट करेगा। तो क्या करें, किसी भी धातु के किसी ठोस गोले को एक हल्के पतले धागे से बांधकर अगर दृढ़ आकार से लटका दें तो उसको हम लोलक कहते हैं। सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? किसी सरल लोलक का आवर्तकाल निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे टी को हम लोग टी इक्वल टू क्या है, 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी, 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी, यही है मेन। जहां पे एल जो है सरल लोलक की लंबाई है, एल जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये लंबाई है, लंबाई बटा जी जो है गुरुत्वीय त्वरण है, और 2 पाई का मान है। अगर आपके पास सरल लोलक की लंबाई दे दिया तो उसका आवर्तकाल निकल जाएगा, और टी जो है लोलक का आवर्तकाल है। तो इस प्रकार से हम आवर्तकाल निकालने का एक फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही दिया रहेगा कि लोलक का लंबाई दे दे यहाँ पर कि 980 है, लोलक का लंबाई कितना है, या 9800 दे दे, लोलक की लंबाई 9800 है, तो आप हमको आवर्तकाल निकालें। तो 9800 बटा जी का मान 9.8 कर देंगे। तो ये लोलक की लंबाई आप 980 ले लीजिए, सॉरी, लोलक की लंबाई 980 रख लीजिए, 980 है। तो यहाँ पे आवर्तकाल क्या होगा, तो 9.8 है, तो 980 बटा 9.8 अंडर रूट करेंगे, इसमें 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आवर्तकाल हमें निकल जाएगा। यहाँ पॉइंट को ऊपर गिनेंगे 0, 98 से 1, यानी 100 का अंडर रूट 10 आ जाएगा, और 10 में हम 2 पाई से गुना कर देंगे, वो हमको यानी 10 इंटू 2 20 पाई हमको आंसर आ गया आवर्तकाल। तो इस प्रकार से बहुत बार न्यूमेरिकल हमको पूछेगा जो बनाने में काम आएगा। तो आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई और अंडर रूट एल बटा जी, यानी एल बटा जी का अंडर रूट कर दो और 2 पाई से गुना कर दो, हमें आवर्तकाल लोलक का प्राप्त हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। लोलक का आवर्तकाल टी है, लोलक की प्रभावी लंबाई एल है, तो वर्गमूल के अनुपाती होता है, तो अभी हम पढ़े ही। अतः यदि लोलक की प्रभावी लंबाई बढ़ाकर 4 गुनी कर दें तो आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जितना भी ये भी आई इसको कर लो। अगर हम लोलक की लंबाई एल को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टी क्या हो जाएगा, टी भी हमारा 2 गुना हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि कैसे हो, यहाँ 4 कर रहे हैं तो यहाँ 2 क्यों हो रहा है, सिर्फ इसमें 4 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ 2 क्यों हो रहा है, तो यहाँ तो वर्गमूल है ना, 4 के वर्गमूल सीधा करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो इक्वल हो गया। इस प्रकार से जितना रहे उसका वर्गमूल कर हो जाएगा, वो आवर्तकाल का डबल हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर लोलक की लंबाई में 4 गुना हम वृद्धि कर दें, या लंबाई को 4 गुना बढ़ाकर 4 गुना कर दें, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा। लोलक का आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण जी के वर्गमूल के अनुपाती होता है। उदाहरण स्वरूप जब किसी लोलक घड़ी के पहाड़ पर अथवा खाना पर ले जाया जाता है तो जी का मान घटने के साथ इसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, अर्थात घड़ी जो है सुस्त हो जाती है। यानी जैसे ही हम पृथ्वी से थोड़ा सा हाइट पे ऊपर ले जाएंगे तो उसका क्या होगा, जी का मान घटने लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण घटने लगेगा, और घटने के साथ क्या हो जाएगा, घड़ी जो होगा ऊपर जाकर के सुस्त हो जाएगा, जिसके कारण आवर्तकाल बढ़ जाएगा। जो मान लीजिए कि एक पेंडुलम है, ये फास्ट जो गति करेगा वो एक क्या होगा, धीरे धीरे जो करना गति स्टार्ट कर देगा। बहुत जो हर 1 सेकंड पे घूम रहा था ऊपर नीचे, वो क्या करेगा, वो 1 सेकंड पे जा रहा था आ रहा था इस तरीके से, वो अब क्या कर देगा, हर 5 सेकंड पे आराम से जाएगा, फिर आराम से आएगा। जब हम क्या, ये कब होगा, जब पृथ्वी से ऊपर की ओर कोई वस्तु को ले जाते हैं, यानी पहाड़ इस सब पर ले जाएंगे। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट को धरे, अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल 84.6 मिनट होता है। सरल लोलक का आवर्तकाल 84.6 मिनट होता है, यह सरल लोलक के आवर्तकाल का अधिकतम सीमा है।
सेकंड लोलक क्या होता है? सेकंड पेंडुलम यदि किसी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड हो तो उसे सेकंड लोलक भी कहते हैं। तो ये तो रहा